दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत से खुलासे होने वाले हैं और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी लाइक का बटन दबा दें, कोई पैसे नहीं लगते। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर 9717458653 पर कम से कम 50 रुपए देकर हमें आर्थिक मदद भेजें। पहले हम डिस्क्लेमर देते हैं कि यह वीडियो विभिन्न मीडिया स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। हम इसे प्रस्तुत करके किसी भी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ और विवेक का उपयोग करें। हम आपको बता दें, मुझे मेरा राजीव लौटा दो, मैं लौट जाऊंगी। नहीं लौटा सकते तो मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाने दो। सोनिया गांधी। ऐसा कहने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी के कार्यकलापों पर नजर डालें तो समझ में आ जाता है कि वो वास्तव में किस मिशन पर जुटी रहीं और रूस के केबीजी एजेंट से लेके सोरस से 60 गांठ तक की पोल खुल चुकी है। राजीव गांधी की हत्या तक सोनिया की पकड़ सिस्टम पर उतनी मजबूत नहीं थी। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आ गए, जो सोनिया गांधी को नजरअंदाज करके अपना काम करते रहे। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान भी सोनिया एक तरह से लाचार रहीं। लेकिन 2004 में दिल्ली की सत्ता हाथ आते ही सोनिया वो मिशन शुरू कर दी जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रही थी, जब से वो भारत आई थी। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, 2005 में सोनिया गांधी के दबाव में मनमोहन सरकार ने संविधान में 93वां संशोधन किया। इस संशोधन का मतलब था कि सरकार किसी हिंदू के शिक्षा संस्थानों को कब्जे में ले सकती है, लेकिन अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की अनुसूचित जाति और जनजाति के संस्थानों को छू भी नहीं सकती। दलितों और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग करने की सोनिया गांधी की ये सबसे बड़ी चाल थी। इसका असर यह हुआ कि किसी हिंदू के लिए शिक्षण संस्थान चलाना बहुत कठिन हो गया। चर्च की सलाह पर 2009 में सोनिया ने शिक्षा के अधिकार का कानून बनवाया। इसके जरिए आम शिक्षण संस्थानों में 25% गरीब छात्रों को दाखिला देना जरूरी कर दिया गया, जबकि दूसरी ओर अल्पसंख्यक संस्थानों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देने से भी छूट दे दी गई। सोनिया का दांव का घातक असर। पहले संविधान का 93वां संशोधन और फिर शिक्षा के अधिकार के कानून के चलते ईसाई और मुस्लिमों के लिए शैक्षिक संस्थान चलाना बहुत सस्ता हो गया। दूसरी तरफ हिंदुओं के शिक्षण संस्थान बंद होने लगे। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोगों को कई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चलते थे। उनके आगे जब संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने लिंगायत को हिंदुओं से अलग धर्म की मान्यता देने की मांग शुरू कर दी। ऐसी ही मांग साईं भक्त समुदाय से भी उठने लगी। दरअसल ये सोनिया गांधी का दाव था, जिसे देखते ही देखते हिंदू धर्म के अलग अलग समुदाय खुद को अलग अलग धर्म का दर्जा देने की मांग करने लगे। प्लान तो यहाँ तक था कि आगे चलकर कबीरपंथी, नाथ संप्रदाय, वैष्णव जैसे समुदायों को भी अलग धर्म की मान्यता देने की मांग को हवा दी जाए। इसी तरह के दांव से आजादी के समय कांग्रेस ने जैन, सिख और बौद्धों को हिंदू धर्म से अलग किया था। दरअसल 2004 के बाद से सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस की सरकारों ने ऐसे कई फैसले लिए जो वास्तव में हिंदू धर्म की रीढ़ पर हमले थे। हैरानी की बात यह रही कि इन सभी में मीडिया ने कांग्रेस को पूरा सहयोग किया। अब चलते हैं राम सेतु के हलफनामे पर।
दोस्तों 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था, चूंकि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि वगैरह काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता है। जब बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, तब जाकर मनमोहन सरकार को पैर वापस खींचने पड़े। तीसरा, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा। इससे पहले हिंदू के साथ आतंकवाद शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता था। मालेगांव और समझौता ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकार ने बहुत गहरी साजिश के तहत हिंदू संगठनों को इस धमाके में लपेटा और यह जताया कि देश में हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्ट में कांग्रेस की इन साजिशों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। सेना में फूट डालने की कोशिश। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर पर यह आता है, सोनिया के वक्त में भारतीय सेना को जाति और धर्म में बांटने की बड़ी कोशिश हुई थी। तब सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर सेना में मुसलमानों पर सर्वे कराने की बात कही गई थी। बीजेपी के विरोध के बाद मामला दब गया, लेकिन इसे देश की सेनाओं को तोड़ने की गंभीर कोशिश के तौर पर आज भी देखा जाता है। नंबर 5, चर्च को सरकारी मदद। यह बात कम लोगों को पता होगा कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पर चर्च को सीधे सरकार से आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसका खुलासा कर्नाटक में आरटीआई से हुआ था, जहां सिद्धारमैया सरकार ने चर्च को मरम्मत और रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपए बांटे थे। नंबर 6, शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया। 2004 में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को दिवाली की रात गिरफ्तार कराया था। तब इसे तमिलनाडु की तत्कालीन जयललिता सरकार का काम माना गया था, लेकिन बाद में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया, जिससे यह पता चला कि वास्तव में ये खेल केंद्र सरकार की तरफ से रचा गया था। शंकराचार्य धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों के लिए रोड़ा बन रहे थे, लिहाजा कांग्रेस ने उनसे फंसाया था। नंबर 7, केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना पर ऐतराज। ये 2019 का मामला है, जब एक वकील के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना के तौर पर असतो मां सद्गमय को बदलने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। दावा किया जाता है कि इसके पीछे सोनिया गांधी का ही दिमाग था। 2014 से पहले अपने कार्यकाल में भी उन्होंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। नंबर 8, दूरदर्शन का लोगो। दोस्तों, दूरदर्शन के लोगों में से सत्यम शिवम सुंदरम को हटाया। मनमोहन सरकार ने इसको किसके इशारे पर हटाया, ये सभी जानते हैं। नंबर 9, एफडीएल, एपी और सोरस से फंड, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी एफडीएलएपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की पिछली भूमिका, जिसने कथित तौर पर कश्मीर की स्वतंत्रता के पक्ष में विचार साझा किए थे, चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त पार्टी ने घरेलू मामले में विदेशी प्रभाव के सबूत के रूप में राजीव गांधी फाउंडेशन और सोरस से जुड़े संगठनों के बीच साझेदारी की और इशारा किया। सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलील सेठी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। एक अन्य थ्रेड के माध्यम से भाजपा ने पहले अमेरिकी विदेशी विभाग पर सत्तारूढ़ पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के एजेंडे के पीछे होने का आरोप लगाया था। ओसीसीआरपी के वित्त पोषण का 50% सीधे अमेरिकी विदेशी विभाग से आता है।
OCCRP ने डीप स्टेट एजेंट को आगे बढ़ने के लिए एक मीडिया टूल के रूप में काम किया। एक पोस्ट में कहा गया कि डीप स्टेट का स्पष्ट उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करना था। अब समझ आ रहा है, भले नेहरू फिरोज खानदान से देश के साथ धोखा अत्याचार किया हो, पर गद्दारी उतनी ही नहीं जितनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें। अभी हम बहुत जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे नंबर जो कि नीचे चल रहा है 9717458653, उस पर हमें अधिक से अधिक धनराशि देकर प्रोत्साहित करें। दोस्तों, जो हमने संविधान का 93वां संशोधन बताया था, इसके पीछे का तथ्य बता देते हैं। यह सच है कि इन बदलावों से निजी स्कूलों पर असर पड़ा, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस कानून का उद्देश्य कांग्रेस के हिसाब से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना था, लेकिन इसमें विवाद हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें हिंदू संचालित शिक्षण संस्थानों पर बोझ बढ़ा, जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों को कुछ छूट मिली। यह एक बड़े बहस का हिस्सा है। राम सेतु पर हलफनामा 2007 में कैसे आपने देखा कि राम सेतु पर हलफनामा दिया गया। यह हलफनामा दायर किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया। अब इसमें विवाद क्या है, इस मामले को लेकर भारी राजनीतिक बहस हुई, जिसमें कुछ लोगों ने इसे हिंदू की आस्था पर चोट बताया, जबकि कुछ ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा माना। अब आप ही सोचिए कि दरअसल ये क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, और आप अपने विवेक का प्रयोग करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे नंबर जो कि नीचे चल रहा है, उस पे कम से कम 50 रुपए की धनराशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।